हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी को मुझे एक बात बतानी थी कि अब हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पर ही अवेलेबल हैं। दोनों जगह सेम यूज़र नेम है ट्रिकेट ऑफिशियल। तो ट्रिकेट ऑफिशियल सर्च करके आप कनेक्ट हो सकते हैं इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर। इंस्टाग्राम पर आपको वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिल जाएंगे और टेलीग्राम पर आपको वीडियो की पीडीएफ्स और मैप भी मिल जाएंगे। ये वीडियो सिटीजनशिप की सेकेंड वीडियो है। जिन्होंने सिटीजनशिप की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, मैं रेकमेंड करूंगा कि उसको जरूर देखें। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। सिटीजनशिप की लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप के रूल्स लिखे थे, लेकिन ये रूल्स सिर्फ 26 जनवरी 1950 तक के लिए ही थे और बताते थे कि 26 जनवरी 1950 को कौन इंडिया का सिटीजन होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 11 में लिखा था कि पार्लियामेंट के हाथ में पावर है कि वो सिटीजनशिप के लिए फ्यूचर के रूल्स बनाएगा। इसी वजह से पार्लियामेंट एक कानून लेकर आया ईयर 1955 में, जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। और इस कानून में 26 जनवरी 1950 और उसके आगे के लिए सिटीजनशिप के रूल्स लिखे गए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि कैसे कोई फॉरेनर भी इंडिया का सिटीजन बन सकता है, साथ ही कैसे किसी इंसान से उसकी इंडियन सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। तो चलिए जानते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को। तो दोस्तों, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में बताए गए हैं वो तरीके जिनके द्वारा इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है, यानी कि इंडिया की सिटीजनशिप ली जा सकती है। साथ ही वो तरीके भी बताए गए हैं जिससे आप इंडिया की सिटीजनशिप खो सकते हैं, यानी कि आप इंडिया के सिटीजन्स हैं और आपसे आपकी जो नागरिकता है वो छीन ली जा सकती है। और दोस्तों, ये जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 है, इसको टाइम के साथ साथ अमेंड किया गया, यानी कि इसमें संशोधन किए गए। अभी तक टोटल 9 बार इसको अमेंड किया जा चुका है। तो 1955 में ये कानून आया, उसके बाद 1957 में इसको अमेंड किया गया। फिर देख सकते हैं 60, 85, 86, 92, 2003, 2005, 2015 और उसके बाद 2019 तो आपको याद ही होगा रिसेंटली जो हुआ था, जिसकी वजह से हमने कंट्री में बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे थे, CAA NRC के प्रोटेस्ट। तो दोस्तों, हमारे पास जो बेसलाइन कानून है वो एक ही है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, और उसमें समय के साथ साथ जरूरतें बदलती गई, इसीलिए हमने उस कानून को बार बार अमेंड करते रहे हम। तो अभी तक टोटल 9 बार ये कानून अमेंड हो चुका है और इतने सारे अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हम देखेंगे वो होगा 1992 का अमेंडमेंट, 2003 का अमेंडमेंट और 1986 का अमेंडमेंट। ये 3 अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं इस टॉपिक को जानने के लिए, तो उनको देखेंगे। और अगर आपको ये जो CAA 2019 का है इसको जानना है तो इसमें मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, ये जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 है, इसमें एक प्रावधान था कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का। कॉमनवेल्थ का मतलब होता है वो कंट्रीज जो एक समय पर ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी, ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनीज हुआ करती थी। तो आपको पता ही है इंडिया भी ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी हुआ करती थी। तो 1955 में जब ये कानून लाया गया था तब कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लोगों के लिए भी एक सिटीजनशिप का प्रावधान होता था, लेकिन 2003 का जो अमेंडमेंट किया गया उससे कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को, उस प्रावधान को खत्म कर दिया गया। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है सिटीजनशिप की जो पार्ट 1 वाली वीडियो थी उससे। क्वेश्चन ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें बात की जाती है उन लोगों की जो पार्टीशन के टाइम पे इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान से फिर वो वापस इंडिया आ गए थे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे देंगे। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आपको पिछला वीडियो देखने की जरूरत है, तो उसको जरूर देखें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 बात करता है कि किस तरीके से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है, यानी कि इंडिया की सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है। तो सिटीजनशिप एक्ट में ऐसे 5 तरीके बताए गए हैं जिनसे इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। ये हैं वो 5 तरीके जिनको हम डिटेल में जानेंगे एक एक करके। पहला तरीका इंडियन सिटीजन बनने का जो है वो है बाय बर्थ, यानी कि जन्म के आधार पर। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी इंसान इस टाइमलाइन में पैदा होता है 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले, तो उस इंसान को इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उसके माता पिता इंडिया के सिटीजन हैं या नहीं है।
लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी, स्पेशली इलीगल माइग्रेंट्स के केस में। इलीगल माइग्रेंट्स कौन होते हैं? इलीगल माइग्रेंट्स वो होते हैं जो इलीगली इंडिया में रह रहे हैं, यानी कि उनके पास कोई वैलिड पासपोर्ट या ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। या फिर ऐसा भी केस होता है कि आप इंडिया में आए तो आपको इंडिया में रहने के लिए कुछ टाइम पीरियड अलॉट होता है, लेकिन जब वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया उसके बाद भी आप इंडिया में इलीगली रह रहे हैं तो आप इलीगल माइग्रेंट कहलाएंगे। तो ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स के बच्चे अगर इंडिया में पैदा हो जाते थे तो उनको तो इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि हमारा कानून कुछ ऐसी ही बात करता था। इसीलिए इस कानून में चेंजेस लाने की जरूरत थी और ये चेंज लाया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 से। 1986 में ये कानून लाया गया और 1 जुलाई 1987 से ये कानून लागू हुआ, इसलिए यहां पर ये डेट देख रहे हैं आप। तो इस कानून की वजह से क्या हुआ कि अगर आप 1 जुलाई 1987 के दिन या उसके बाद पैदा होते हैं इंडिया में और 3 दिसंबर 2004 से पहले, 3 दिसंबर 2004 से पहले क्यों, इसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो अगर आप इस टाइमलाइन के बीच में इंडिया में पैदा होते हैं तो आपके माता या पिता में से किसी एक को इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, तभी आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। ये बात कही गई इस अमेंडमेंट के द्वारा। दोस्तों उसके बाद एक और अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, जिसमें कहा गया कि अगर आप इंडिया में पैदा होते हैं 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद, तो आपके पेरेंट्स में से या तो दोनों ही पेरेंट आपके इंडिया के सिटीजन हो, अगर एक भी हो तो आपके फादर या मदर में से कोई एक भी इंडिया का सिटीजन हो तब भी चलेगा। लेकिन ये मेक श्योर करना है कि अगर एक ही पेरेंट इंडियन सिटीजन है तो जो दूसरा पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तभी आपको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। तो यही जो कानून है वो अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी। तो मेन आपको इस कानून को ध्यान रखने की जरूरत है कि एट प्रेजेंट ये कानून हमारे देश में चल रहा है। तो ये था बाय बर्थ कैसे इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। दूसरा तरीका इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करने का है बाय डिसेंट, यानी कि वंशक्रम के आधार पर। मतलब ये है कि अगर आप इंडिया के बाहर भी पैदा हो रहे हैं लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं अगर वो आपके पैदा होते समय इंडिया के सिटीजन रहे हैं तो आपको भी इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। चलिए जानते हैं क्या कहा गया है इसमें। अगर आप इस टाइमलाइन में पैदा होते हैं ऑन 26 दिसंबर 1950 या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले, और आपके पैदा होते समय अगर आपके फादर इंडिया के सिटीजन हैं तो आपको भी इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये बात यहां पर कही गई है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहां पर कहा गया है 10 दिसंबर 1992 से पहले तक फादर का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है चाइल्ड के बर्थ के टाइम पर, तभी चाइल्ड को इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। तो यहां पर जेंडर न्यूट्रलिटी जो होती है उसका सवाल आ गया कि भाई फादर ही क्यों, अगर सिर्फ मदर इंडियन सिटीजन है तो उसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। इसी वजह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 आया और इसमें कहा गया कि अगर आप 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद इंडिया में पैदा होते हैं लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले, अब ये 3 दिसंबर 2004 क्यों यूज किया गया है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस टाइमलाइन में पैदा होते हैं और आपके बर्थ के टाइम पर आपके पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया का सिटीजन है तो आपको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये बात यहां पर कही गई, यानी कि पहले कहा गया था कि फादर का इंडियन सिटीजन होना, ये बात कही गई थी, लेकिन अब ये 1992 के अमेंडमेंट से कहा गया कि आपके पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया का सिटीजन हो आपके बर्थ के टाइम पर तो भी बात चलेगी। तो जेंडर न्यूट्रलिटी लेके आया गया इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। उसके बाद एक बार फिर जब सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया गया ईयर 2003 में, तो कहा गया कि अगर कोई बच्चा 3 दिसंबर 2004 को या फिर उसके बाद जन्म लेता है, और यहां हम बाय डिसेंट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो इंडिया के बाहर जन्म ले रहा है, तो ऐसे चाइल्ड को अगर आप चाहते हैं कि इंडिया की सिटीजनशिप मिले तो आपको उस कंट्री में जो इंडिया का काउंसलेट होगा वहां पर जाना होगा और वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा कि हमारा जो चाइल्ड है उसके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है और उसको एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर कर दिया जाए। और इसके लिए जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 1 साल का दिया गया है, यानी कि बच्चा जिस दिन पैदा हो रहा है उससे 1 साल का आपको टाइम दिया गया है, उसके बीच में आपको उसको इंडियन काउंसलेट में जाकर रजिस्टर कर देना है। तो एट प्रेजेंट यही रूल जो है वो चल रहा है। तो बाय डिसेंट यानी कि वंशक्रम के आधार पर कुछ इस तरीके से इंडिया का सिटीजन बना जा सकता है। तीसरा तरीका है बाय रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के आधार पर।
तो यहां पर कहने का मतलब है कि आप इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करके एक एप्लीकेशन देके इंडिया का सिटीजन बन सकते हैं। और वो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मर्जी है, अगर वो चाहे तो आपको वो इंडिया का सिटीजन बना सकती है, अगर वो ना चाहे तो आपको वो इंडिया का सिटीजन नहीं बनाएगी। तो देखते हैं वो क्या रूल्स हैं जिनसे आप सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप दे सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। वो क्या कंडीशंस हैं उनको देखते हैं। पहली बात तो यही है कि आप इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए, ये तो बेसिक बात रखी गई है। अब देख लेते हैं एक एक करके वो बातें। पहली बात कही गई है इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखिए दोस्तों, आपने 3 टर्म सुने होंगे, एनआरआई जिनको नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहा जाता है, फिर उसके बाद पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनको पीआईओ कहते हैं, और तीसरा टर्म है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई। इन तीनों के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इन तीनों को आपको डिटेल में बताऊं। लेकिन अभी के लिए आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कि एनआरआईज जो होते हैं वो इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हैं, वो इंडिया के सिटीजन हैं, लेकिन बाहर जाके वो पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। लेकिन जो ये पीआईओ होते हैं या फिर ओसीआई होते हैं, ये इंडिया का पासपोर्ट होल्ड नहीं करते, यानी कि ये इंडिया के सिटीजन नहीं है, लेकिन इनका इंडिया से कुछ रिलेशन है, क्योंकि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो इंडिया के सिटीजन रहे थे पास्ट में। तो पहली कंडीशन बोली गई है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में पिछले 7 साल से एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रह रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। दूसरी बात भी इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए ही बोली गई है, लेकिन ये जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं ये किसी दूसरी कंट्री में एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रह रहे हैं, तो ये इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले पॉइंट में इंडियन ओरिजिन के उन लोगों की बात हो रही थी जो इंडिया में टेम्परेरी यानी ऑर्डिनरीली रह रहे हैं, लेकिन इसमें बोला जा रहा है वो लोग जो किसी दूसरी कंट्री में यानी कि आउटसाइड इंडिया टेम्परेरी बेसिस पे रह रहे हैं, यानी कि इनके पास किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है। तीसरी कैटेगरी है पर्सन मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि अगर कोई इंसान इंडियन सिटीजन के साथ शादी कर लेता है और वो पिछले 7 साल से इंडिया में एज अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट रह रहा है तो वो एप्लीकेशन डाल सकता है फॉर इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। चौथी कैटेगरी है फॉर माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसे लोग जो इंडिया के सिटीजन हैं और उनके बच्चे, माइनर चिल्ड्रन का मतलब है जो 18 साल से कम के बच्चे हैं वो, तो अगर उनको इंडिया का सिटीजन बनाना चाहते हैं पेरेंट्स तो उनको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए इंडियन सिटीजनशिप के। पांचवी कैटेगरी है एडल्ट हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये ओसीआई कैटेगरी के लोगों के लिए है। जो ओसीआई कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उनको ओसीआई कार्ड दिया जाता है एक। तो अगर आप पिछले 5 सालों से एज अ ओसीआई सिटीजन रजिस्टर्ड हैं और पिछले 1 साल से आप इंडिया में रह रहे हो तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। चौथा तरीका इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने का है बाय नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन से अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। तो जैसे रजिस्ट्रेशन में था, आप ऑलरेडी इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, लेकिन आपको इंडिया का सिटीजन बनाया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऐसे ही नेचुरलाइजेशन भी जो प्रोसेस है उसमें भी आप इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप उनको फुलफिल करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इंडियन सिटीजन बना सकती है। तो देखते हैं वो क्या कंडीशंस हैं। पहली बात तो यही होगी कि आप इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। उसके अलावा क्या बातें हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। पहली बात, नॉट अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर इंडियन सिटीजन्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन, कि भाई आप किसी ऐसी कंट्री से नहीं होने चाहिए जहां पर इंडियन सिटीजन्स को बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप नहीं दी जाती। यानी कि अगर आप हमें सिटीजनशिप नहीं देते बाय नेचुरलाइजेशन तो हम आपको क्यों दें, टिट फॉर टैट वाला हिसाब यहां पर है। सेकेंड कंडीशन है कि आप जिस कंट्री के सिटीजन थे आपको उस कंट्री की सिटीजनशिप पहले गिव अप करनी है, तभी आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में आपको पता है सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है, यहां पर डुअल सिटीजनशिप नहीं चलती है। तो इसीलिए पहले आपको अपनी जो प्रीवियस सिटीजनशिप होगी जिस भी कंट्री की वो गिव अप करनी पड़ेगी, तभी आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तीसरी बात कही गई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं और उन 22 लैंग्वेजेस में से आपको किसी एक लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो ये भी एक कंडीशन है। चौथी बात कही गई है
कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के लिए, उससे पहले आप पिछले 12 महीने के लिए यानी कि 1 साल के लिए या तो आप इंडिया में रह रहे हो या फिर आप इंडिया की किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए काम कर रहे हो। तो आप 1 साल पहले ये चीज करें, फिर उसके बाद आप अप्लाई करें नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन के लिए। एक और बात कही गई है, वो ये है कि ये जो ऊपर 12 महीने की बात की गई, उससे पहले भी आप इंडिया में रह रहे हो पिछले 11 साल से या फिर किसी गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हो इंडिया की। और यहां पर टोटल 14 साल का टाइम पीरियड दिया गया है कि 14 साल में से आप अंदर बाहर कर सकते हैं, लेकिन टोटल 14 साल में से आप 11 साल इंडिया में रहे हों या फिर किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए काम कर रहे हों। ये टोटल 15 साल का टाइमलाइन रखा गया है। 15 साल में ये जो 14 साल हैं, इनमें से आपको 11 साल इंडिया में रहे हों आप या फिर किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए काम कर रहे हों, और जब ये टाइम आपका पूरा हो गया तो उसके बाद आप 1 साल और इंडिया में पूरी तरीके से रहे हों, और आपको जब ये 1 साल पूरा हो जाएगा तब आप इंडिया की सिटीजनशिप के लिए बाय नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी कंडीशंस थी जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, तभी आपको इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन दी जा सकती है। लेकिन इन सारी कंडीशंस को वेव ऑफ किया जा सकता है, यानी कि इन कंडीशंस को भी फुलफिल करने की जरूरत नहीं है अगर आप ऐसे इंसान हो जिसने साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस या फिर ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा काम किया हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए ये कंडीशंस माफ कर देगी और आपको डायरेक्टली इंडियन सिटीजन बना सकती है बाय नेचुरलाइजेशन। एग्जाम्पल है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को उनके ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए, ग्रेट वर्क के लिए इंडियन सिटीजनशिप दी गई थी। एक और एग्जाम्पल की बात करें बाय नेचुरलाइजेशन तो अदनान सामी, इनको भी इंडियन सिटीजनशिप दी गई थी क्योंकि ये इंडिया में बहुत टाइम से रह रहे थे और इन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था। ये जो सिटीजनशिप दी जाती है, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी लॉज वगैरह मैनेज किए जाते हैं वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा किए जाते हैं। तो इन्होंने ईयर 2016 में अदनान सामी जो पाकिस्तान के सिटीजन हुआ करते थे पहले, उनको इंडियन सिटीजनशिप दी थी। 5वां और आखिरी तरीका है इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने का बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि इंडिया अगर किसी टेरिटरी को अपना हिस्सा बना लेता है तो वहां पर जो रह रहे लोग होंगे उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। तो वही बात की जाती है इसमें। तो यहां पर कहा गया है कि अगर कोई भी फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है ना गोवा, दमन एंड दीव, ये 1961 में इंडिया का पार्ट बने थे। इंडिया ने इनको 1961 में एक्वायर किया था। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि गोवा और दमन एंड दीव इंडिया का पार्ट बनने से पहले किस कंट्री की कॉलोनीज हुआ करती थी। अगर आपने इंडियन पॉलिटी सीरीज का लास्ट टू लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको ये आंसर पता होगा। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें, ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो गोवा, दमन एंड दीव ये पहले इंडिया का पार्ट नहीं हुआ करते थे। तो जब ये इंडिया का पार्ट बने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये मैंने आपको बताया 1961 में ये इंडिया का पार्ट बने, फिर 1962 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर जारी किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया और बताया कि इस टेरिटरी में, यानी कि ये जो गोवा की टेरिटरी है और दमन एंड दीव की जो टेरिटरी है, उसमें कौन कौन एलिजिबल है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। तो जब भी कोई टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनेगी तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑर्डर पास किया जाएगा और उस ऑर्डर में बताया जाएगा कि इस एरिया के जो लोग हैं वो अब इंडियन सिटीजन हो गए हैं। दोस्तों, हमने देखे 5 तरीके जिनसे इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। अब बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे इंडियन सिटीजनशिप खोई जा सकती है। तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 ऐसे 3 तरीकों की बात करता है जिनसे इंडिया की सिटीजनशिप कोई भी इंसान खो सकता है। ये हैं वो 3 तरीके। चलिए एक एक करके इनको जानते हैं। आपको ये तीनों तरीके मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का नाम हम राकेश दे देते हैं और राकेश काम करता है एक्स कंपनी के लिए। तो राकेश ने क्या किया, वो अब इस कंपनी में काम नहीं करना चाहता था तो उसने एक्स कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया। तो ऐसे में राकेश अब एक्स कंपनी का मेंबर नहीं रहेगा क्योंकि उसने रेजिग्नेशन दे दिया। तो इसी तरीके से अगर सिटीजनशिप की बात करें तो कोई इंसान अगर इंडिया का सिटीजन नहीं रहना चाहता तो वो अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस कर सकता है, यानी कि वो त्याग पत्र दे सकता है इंडियन सिटीजनशिप से और वो इंडिया का सिटीजन फिर उसके बाद नहीं रहेगा। यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका टर्मिनेशन का, यानी कि राकेश ने क्या किया, वो एक्स कंपनी के लिए काम कर रहा था लेकिन उसने एक्स कंपनी को बिना बताए एक कंपनी वाई ज्वाइन कर ली। तो ऐसे में एक्स कंपनी जो है उससे उसको ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ऐसा ही सिटीजनशिप के भी केस में है। आप इंडिया के सिटीजन थे
लेकिन आपने वॉलंटरली किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप को ऑटोमेटिकली तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं टर्मिनेशन। तीसरा तरीका है डेप्रीवेशन। देखिए, राकेश जो है वो एक्स कंपनी के लिए काम कर रहा था और वो कोई ऐसी हरकत करता है जो कंपनी की पॉलिसीज के खिलाफ है, तो ऐसे में उसको डिप्राइव कर दिया जाएगा, उसको कंपनी से हटा दिया जाएगा। तो ऐसा ही कुछ सिटीजनशिप के भी केस में होता है। अगर कोई इंसान इंडिया का सिटीजन है लेकिन वो कोई ऐसी हरकत करता है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, या फिर इंडिया की किसी एनिमी कंट्री के साथ आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो जो देश हित में नहीं है, तो ऐसे में आपसे इंडियन सिटीजनशिप छीन ली जाती है। तो ये तीनों मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाए, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। आप एक बार डिटेल में इनको जल्दी से देख लेते हैं। पहला तरीका है बाय रिनंसिएशन। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि भाई कोई अब इंडिया का सिटीजन नहीं रहना चाहता तो वो बोल रहा है इंडियन पासपोर्ट को कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो यही है कि अब आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहना चाहते तो अब अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस कर रहे हैं, इंडिया की सिटीजनशिप को आप त्याग रहे हैं, तो आप एक लेटर दे देंगे कि भाई मैं अब इंडिया का सिटीजन नहीं रहना चाहता हूँ। तो आपसे जो इंडिया का जो पासपोर्ट है वो ले लिया जाएगा और आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे। और यहाँ पे बोला गया है एनी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आप इंडिया की सिटीजनशिप तभी रिनाउंस कर सकते हैं जब आप एक एडल्ट हो, आप 18 साल से ऊपर की उम्र हो आपकी तभी। हाउएवर इफ सच अ डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग अ वॉर, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसी डिक्लेरेशन, यानी कि मैं इंडिया का सिटीजन नहीं रहना चाहता हूँ, ये जो डिक्लेरेशन है, ऐसी डिक्लेरेशन अगर आप किसी वॉर के टाइम पे करते हैं, मान लीजिए इंडिया का वॉर चल रहा है किसी दूसरी कंट्री के साथ और आप उस समय रिनंसिएशन की एप्लीकेशन देते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको होल्ड पे रखा जा सकता है। नोट लिखा है यहाँ पे, जैसे ही कोई भी इंसान अपनी इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस करता है, त्यागता है, तो उसके जो बच्चे होते हैं वो भी अपनी इंडियन सिटीजनशिप खो देते हैं। लेकिन जब ये माइनर चाइल्ड एडल्ट बन जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, तो ये फिर से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है बाय टर्मिनेशन। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन जो है वो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है वॉलंटरली, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप तुरंत ऑटोमेटिकली खत्म कर दी जाती है। हालांकि यहाँ पे बोला गया है ये जो प्रोविजन है वो वॉर के टाइम पर नहीं एप्लीकेबल होता है। अब आप इतने समझदार तो हैं ही कि आपको पता होना चाहिए कि वॉर के टाइम पर ये प्रोविजन अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। तीसरा तरीका है बाय डेप्रीवेशन। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कुछ ऐसी हरकत करते हैं जो इंडिया के फेवर में नहीं है, तो ऐसे में आपसे आपकी इंडियन सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। तो अगर आपने इंडियन सिटीजनशिप फ्रॉड से प्राप्त की हो, आपको पता ही है इंडियन सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन से एक्वायर की जा सकती है। तो अगर कोई इंसान उस समय कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, कोई गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूज करके इंडियन सिटीजन बन जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई इसने तो फ्रॉड किया था, तो ऐसे केस में आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। अगर कोई इंडियन सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए डिसलॉयल्टी दिखाता है तो उससे इंडियन सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। या फिर अगर इंडिया का किसी कंट्री के साथ वॉर चल रहा हो और कोई इंडियन सिटीजन एनिमी कंट्री के साथ कुछ कम्युनिकेशन करता है अनलॉफुली, जो इलीगल है, तब भी इंडियन सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। या फिर किसी इंसान ने सिटीजनशिप एक्वायर की है बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन और सिटीजनशिप पाने के 5 साल के अंदर वो 2 साल के लिए जेल में चला जाता है, तो तब भी उससे इंडियन सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली। अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो किसी दूसरी कंट्री में लगातार 7 सालों से रह रहा है, तब भी उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म की जा सकती है। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि भाई कितने लोग होते हैं वो बहुत सालों से इंडिया के बाहर रह रहे होते हैं, NRIs जो होते हैं, लेकिन उनसे तो नहीं छीनी जाती। बिल्कुल सही। देखिए, आपको जो इंडियन काउंसलेट है वहाँ पर उस कंट्री में, वहाँ पर आपको इन्फॉर्म करते रहना है कि भाई मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, या फिर आपका जो वीज़ा वगैरह होगा जब एक्सपायर होता है उसके बाद आप उसको रिन्यू करते रहते हैं। तो इससे वहाँ का जो काउंसलेट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको इन्फॉर्मेशन रहती है कि हाँ, हमारा एक सिटीजन है वो किसी दूसरी कंट्री में रह रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछले 7 साल से आप लगातार विदाउट इन्फॉर्म किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी कंट्री में रह रहे हो। तो इन बिटवीन आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन काउंसलेट को। और इसी के साथ हमारे जो 3 तरीके थे इंडियन सिटीजनशिप लूज करने के, वो भी हमने देख लिए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगली वीडियो मैंने सोची है कि मैं आपको NRI, OCI और PIO के बारे में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप चाहते हैं इस पे वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।